अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। नाज़रीन, पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान अक्टूबर में ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं क्योंकि पाकिस्तान को जो 34 निकात पर अमल दरामद का कहा गया था, उसने 34 के 34 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया है। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि इसका क्रेडिट किसको जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब। अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अतर काज़मी साहब, बहुत इम्कानात रोशन हो गए हैं कि हम फैटफ से निकलने के हमारे, और उम्मीद है कि हम अक्टूबर तक जो है वो इससे निकल जाएंगे। क्या समझते हैं, क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, क्रेडिट तो हर उस बंदे को जाता है जिसने इसके ऊपर काम किया, और जिनकी हुकूमत थी उनकी हुकूमत के दौरान काम हुआ। उसमें मुख्तलिफ महकमों के अंदर सेल बने हुए थे, कस्टम्स भी उसमें है, उसमें स्टेट बैंक भी है, उसमें पाक फौज का किरदार भी है। लेकिन ये जो सारे रियासती इदारे थे ये उस वक्त की हुकूमत के मातहत थे। चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान था, तो क्रेडिट तो उनको जाता है। वो लोग जो फेटफ की कानून के दौरान जब कानून साजी हो रही थी उस दौरान वॉकआउट कर रहे थे, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि वो इसका क्रेडिट लें, इसका क्रेडिट उनको नहीं जाता, इसलिए कि वो तो उस वक्त भी एनआरओ मांग रहे थे जिस वक्त इस हवाले से कानून साजी हो रही थी। लेकिन अब उनको एनआरओ भी दे दिया गया है, तो उनको क्रेडिट भी दे देंगे कुछ लोग। मातर साहब, ऑपोजिशन जो है उस वक्त जो इमरान खान साहब हैं, वो ऑपोजिशन के साथ बात करने में संजीदा ही नहीं थे। ऑपोजिशन को एक पेज पर लाना और उनसे बात करना, और वो राज़ी भी नहीं थे कि उनसे बात की जाए या किसी मामले में उनसे जो है वो मशवरा भी मांगा जाए। मशवरा तो बहुत दूर की बात, वो उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। उनको चोर डाकू और इस तरह के बयानात से जो है नवाजते रहते थे। तो क्या हम समझ सकते हैं कि जो हुकूमत अपनी ऑपोजिशन को एक पेज पर लाने के लिए इतनी संजीदा नहीं थी, तो क्या जो है वो ये तमाम जो इक़दामात किए गए ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए उसमें संजीदा होगी? एक बड़ा सवाल उठता है, ये मैं आम पब्लिक के जानने के लिए बात कर रही हूँ। जी जी, देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि अपोजिशन से बात करना, जमहूरियत के अंदर बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, आपको बातचीत करनी चाहिए। दूसरी ये बात ये है कि हुकूमत गैर संजीदा थी, तो अपोजिशन में कौन से शेख सादी और कोई बैठे हुए थे? अपोजिशन के जो हालात थे वो भी हमारे सामने हैं। उनकी हर बात के ऊपर वो अपना मुकदमा लेके आ जाते थे कि जनाब हमारे केसेस के ऊपर बात करें। उन्होंने कौमी सतह के ऊपर कौन सी बात की? जिस दिन पहले दिन इमरान खान ने वजीर आजम मुंतखब होकर कौमी असेंबली के अंदर स्पीच की, उनको स्पीच भी नहीं करने दी गई। तो ऑपोजिशन ने जो ही अब ये आ गए हैं ना, हुकूमत में अब आ गए हैं, सारी जमातें मिलके आ गई हैं, तो इन्होंने कितनी संजीदगी का मुजाहरा किया है। सबसे पहले क्या काम किया? नाम अपना ईसीएल से निकाला है, आज नैब ऑर्डिनेंस के अंदर भी तब्दीली कर दी है, उसके अंदर भी आपको पता है कि बहुत सारी तब्दीलियां हुई, और बुनियादी तौर पे इन्होंने अपने आप को एनआरओ दे दिया। तो हो सकता है हुकूमत के भी उस दौर में मसाइल नैब पे तो अतर साहब वैसे भी बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं ना, जब आप इस तरह से करके किसी भी हुकूमत को, अब ये मौजूदा हुकूमत है, ये पिछली गवर्नमेंट को इस तरह से पोलिटिसाइज करना शुरू कर दे, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू कर दे, तो वही मामला शुरू हो जाएगा। और हमने देखा है कि नैब जैसे जो इदारे हैं ये बनाए ही पर्टिकुलरली इस काम के लिए जाते रहे हैं। नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मकसूद चपड़ासी कोई चेयरमैन नैब का भतीजा तो नहीं है ना। जो फालूदे वाला था, क्या वो चेयरमैन नैब का ड्राइवर था? या फिर दीगर जो बेनामी अकाउंट्स वगैरह खोले गए कोई नैब ने तो नहीं खोले थे। नैब के मसाइल अपनी जगह पे बिल्कुल हैं। इस हवाले से मोअज़्ज़ज़ अदलिया की भी ऑब्जर्वेशन है, और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि नैब का काम ही नहीं है कि वो किसी का एहतसाब करे, वो बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है। लेकिन उस दूसरी तरफ इनके ऊपर जो केसेस हैं उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक, अच्छा, अब एक कोर सेल भी बनाया गया था ना फैटेफ के लिए, जिसका जो है जिस पे पर्टिकुलरली काम किया था, बैंक्स इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत से दीगर जो इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इसमें इन्वॉल्व थे, उन सबको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। जी जी, सबको क्रेडिट जाता है ना। देखें, ये सारे जो रियासती इदारे थे इनको लीड तो हुकूमत करती है ना। कोर सेल, जिस तरह मैंने जिक्र पहले किया कि पाक फौज में भी इसमें काम हो रहा था, डायरेक्टर जो जनरल आईएसआई का डायरेक्टरेट है वहां पे भी काम हो रहा था, कस्टम में भी, स्टेट बैंक में भी, इवन के जो पाकिस्तान पोस्ट है वहां पे भी काम हो रहा था। तो सब इदारे मिलके काम कर रहे थे। लेकिन जब जिस वक्त ये सब इदारे मिलके काम कर रहे थे उस्मा, उस वक्त ये जो अपोजिशन है
इनको एक पेज से बड़ी तकलीफ होती थी। आज ये कह रहे हैं कि क्रेडिट जाता है फौज को। उस वक्त ये कहते थे कि ये सिलेक्टेड है, ये फौज के साथ मिलकर काम क्यों कर रहा है। उस वक्त तो एक पेज के ऊपर जो है ये सुबह शाम शोर मचाते थे, लेकिन ये उसी एक पेज का नतीजा है कि आज पाकिस्तान फाइटफ की ग्रे लिस्ट से निकला है, जिसकी ये मुखालफत करते थे उस दौर में। तो इमरान खान एक पेज से साइड पे हुए ना फिर? नहीं, इमरान खान की तो एक पेज से नहीं, इमरान खान की तो हुकूमत को इन लोगों ने फारिग किया ना। इमरान खान तो वहीं पे थे, इमरान खान तो हुकूमत अपनी कर रहे थे। इमरान खान ने तो ना किसी का पेज फाड़ा, ना किसी की किताब उल्टी, और इमरान खान की हुकूमत उलट दी गई। पहले तो जो फौज है वो भी न्यूट्रल नहीं थी, अब तो फौज भी कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं। जी ठीक है, अगर फौज न्यूट्रल है तो वो अच्छी बात है, होने चाहिए। वो तो कोई भी कह सकता है मैं न्यूट्रल हूं या नहीं हूं, तो फौज को तो वैसे ही न्यूट्रल होना चाहिए। फौज तो हुकूमती एक झेली इदारा है, जो भी हुकूमत होगी उसको सपोर्ट करेगी। आज शहबाज शरीफ साहब को भी सपोर्ट कर रही है, पहले इमरान खान साहब को भी सपोर्ट करती थी, लेकिन उस जमाने में इनको प्रॉब्लम होती थी, ये फौज के ऊपर इल्जामात लगाते थे। और अब जब ये हुकूमत में आए हैं, अब ये दोबारा सेनेट में खड़े होके और कौमी असेंबली में खड़े होके इसी तरह की बातें करते हैं। पोजीशन चेंज हो गई ना, पोजीशन चेंज हो गई, अब ये ऑपोजिशन में आ गए, अब ये जो है वो अगेंस्ट बयानात दे रहे हैं फौज के। नहीं, ऑपोजिशन ही, इनका पूरा बयानिया ही चेंज हो गया है। इनका तो बयानिया ये था ना कि वोट को इज्जत दो। ये किस तरीके से हुकूमत में आए, उस्मा, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। क्या वो तो अतर काज़मी साहब, उनकी जो अपनी सियासत है उसके इसके असरात होंगे, बिल्कुल होंगे। जो वोट को इज्जत दो का उनका नारा था, उससे इनकी जो सियासत है उस पर बहुत ज़्यादा असरात होंगे। लेकिन एक मेरा सवाल बुनियादी है कि जब एक पेज पर थे, जब ये हुकूमत में थे तो तब एक पेज पर थे, ये कहा जाता था कि फ़ौज के साथ एक पेज पर हैं और तमाम मामला ठीक हैं तब। लेकिन जब आप ऑपोजिशन में आ जाते हैं, कोई भी जमात हो जाए, जब वो ऑपोजिशन में आ जाती है तो हम ये देखते हैं कि वो फ़ौरन से फ़ौज के खिलाफ इस तरह से बयान देना शुरू हो जाती है। जब वो इक़्तिदार में होती है तो सभी एक पेज पर होते हैं। देखिए उसमें दो चीजें, डिफरेंस कहाँ पर है ना, जो नवाज शरीफ की सियासत है और जो इमरान खान की सियासत है, वो फिर डिफरेंस कहाँ पर रह गया? जमीन आसमान का डिफरेंस है। इमरान खान ने कभी खड़े होकर कहा है कि ये कौमी मुजरिम है। इमरान खान ने कभी कहा है कि जनाब इस बंदे ने ये किया या ये खलाई मखलूक है और हम इनसे हिसाब लेंगे, ये कौमी मुजरिम है। उन्होंने तो ये कोई बात नहीं की। इमरान खान तो सिर्फ ये कहा है कि बैरूनी साजिश जो है उनके खिलाफ हुई है और ये तमाम इदारों को पता था कि मेरे खिलाफ जो है वो साजिश हो रही है। तो ये आपको नहीं लगता कि एक बड़ी बात है? ये तो इदारों पे सवालात उठ जाते हैं इस बात पर। देखिए पूरी रियासत पे सवाल उठते हैं ना। अमेरिका के उस जो एहलकार था उसने जो कुछ कहा, वो तो उसके ऊपर तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसने उसको इंडोर्स किया, जिसमें तमाम मुसल्लह अफवाज के चीफ बैठे हुए, और उन्होंने कहा कि आपके मुल्क के अंदर ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, गैर मामूली मुदाखलत हुई है। तो जब मुदाखलत होती है, मुदाखलत से पहले साजिश भी होती है, पर वो तहकीकात से पता चलता है। आप जानते हैं, आप बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, असद मजीद भी थे। ये जो दूसरी NSC की जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें जो एलामिया जारी किया गया था, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मुदाखलत बहुत सारे मामलात में हम इंडिया को कह देते हैं कि अगर वो कश्मीर के मामले में कोई बात करता है या हम कश्मीर के मामले में बात करते हैं तो बहुत सारे दूसरे ममालिक हमें ये कह देते हैं, इंडिया हमें कह देता है कि हमारे इंटरनल मामलात में आप जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये तो इस तरह की एक बात थी कि आप हमारे इंटरनल मामलात में जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं। वो कोई भी बात हो सकती है। देखिए दुनिया की वाहिद सुपर पावर है जिसके डिप्लोमेट को बुला के आपने डी मार्च दिया। कोई इंतहाई संगीन मसला होगा ही तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस किस्म का एलामिया जारी किया ना कि आपके मुल्क के अंदर मुदाखलत हुई है। अमरीकी सफारतकार को बुलाएं और बुला के उसको तंबीह करें, उसको डी मार्च करें। अब ये आगे साजिश हुई है या नहीं हुई, इसके ऊपर तहकीकात होना जरूरी है। इसलिए क्या उज़्मा ये बयानिया यहाँ से शुरू हुआ था कि ऐसा तो कोई खत ही नहीं है, अगर है तो उसको पब्लिक करें। अब ये लोग आ गए ना हुकूमत में, ये IMF के मायदे को तो छोड़ें, ये कम से कम इस खत को तो पब्लिक कर देना। अतर साहब अभी कुछ दिन पहले DGI SPR एक दफा के फिर वजाहत दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी सर्विसेज चीफ ने नहीं कहा है कि साजिश हुई है, और जो भी एलामिया जारी हुआ उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि साजिश हुई है। देखिए उसमें यही होता है ना, मुदाखलत होती है, जब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा ना। जब एबटाबाद में अमरीकी हेलीकॉप्टर आए थे, उन्होंने मुदाखलत की थी, एक बंदे को मार के चले गए थे, साथ उसकी डेड बॉडी भी ले गए थे, तो उस वक्त तो हमें यही पता चला था मुदाखलत है। बाद में हमारे इदारों ने जब तहकीकात की तो पता चला साजिश थी। फिर कुछ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान से गिरफ्तार हुए, अभी भी एक साहब जो है वो जेल में। तो मुदाखलत होती है, उसके बाद जब आप तहकीकात करते हैं तो फिर पता चलता है कि साजिश हुई या नहीं हुई। तो इस हवाले से अगर तहकीकात हो जाए, कोई बन जाए कमीशन अदालती, तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान का बयानिया गलत है तो वो उसका असर जाया हो जाएगा और इस हुकूमत को उसका फायदा होगा। अच्छा अतर साहब, महंगाई जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है और थमती हुई नाम नहीं ले रही है। क्या
ये पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसियों का नतीजा है या अभी आप देखते हैं कि ये मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसियां ऐसी हैं कि जिसकी वजह से महंगाई ज़्यादा हो रही है? देखिए, एक तो जो इकोनॉमी है, उसकी इकोनॉमी की जो हालत है, ये कोई एक दिन का रोना नहीं है। आप इमरान खान को जिस हालत में मिला था पाकिस्तान, उससे पहले जो हालत थी, वो हमें पता है। एकदम से पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक दूसरे के ऊपर आप इल्ज़ामात तो लगा सकते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल चीज़ें ऐसी हैं हमारी इकोनॉमी के हवाले से, जिनके ऊपर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है, खर्चे कम करने की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि फिर इसके ऊपर सियासत कौन करता रहा 3 साल से? जब उस वक्त आलमी महंगाई की बात होती थी तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे नहीं 70 रुपए में पेट्रोल दो। उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे नहीं हम तो पेट्रोल को सस्ता कर देंगे। तो भाई अब आप आगे हैं, आप तजर्बाकार भी हैं, आपके पास फार्मूला भी है, तो आप करें ना। ऐसी महंगाई आपने अपनी जिंदगी में कभी देखी कि 80 रुपए पेट्रोल बढ़ जाए 2 हफ्तों के अंदर? हमने तो नहीं देखी। अच्छा काज़मी साहब, महंगाई जो है इसका मतलब आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो इमरान खान की पॉलिसियां थी, अगरचे कि आप ये कह रहे हैं कि आलमी महंगाई हुई एक बड़ा फैक्टर रहा ये, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि जो इमरान खान के दौर में जो पॉलिसियां बनाई गई, इकोनॉमिक पॉलिसियां बनाई गई, वो आज की महंगाई के दौर का एक ये जो आज की महंगाई है ये इसका तसलसल है? नहीं, मैं इसको आलमी महंगाई का तसलसल तो समझता हूं, लेकिन उस दौर की जो पॉलिसीज थी वो इनसे बहुत ज्यादा बेहतर थी। उसका उसका एविडेंस क्या है, हकायक क्या है? हकायक ये है कि जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी 6% पे आपकी इकॉनमी बढ़ रही थी, आपकी पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ, आपका जितने भी सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री हो गई, आपकी आपकी ज़राअत हो गई, हर किसी में हुकूमत ने हदफ पूरा किया। और ये जो फिगर्स हैं, ये ना मेरे फिगर्स हैं ना आपके फिगर्स हैं, ये इसी हुकूमत ने कुछ दिन पहले ये फिगर्स जारी किए हैं। तो वो तो इस हालत में छोड़ के गए थे। इन्होंने 2 महीने में आके हमें श्रीलंका की मिसालें देना शुरू कर दी। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब पहले जब तक हमें आप गारंटी नहीं देंगे कि हम 1.5 साल हुकूमत चलाएंगे, तब से उससे पहले हमने कोई फैसला नहीं करना। और फिर ये अपनी काबीना उठा के लंदन चले गए। तो जब लंदन में बैठ के आप हुकूमतें चलाएंगे तो फिर लंदन की कीमतें ही पाकिस्तान में नाफिज यही होंगी। गारंटी तो इमरान खान साहब भी मांग रहे थे ना। वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैंने इनको कहा था, न्यूट्रल्स को मैंने कहा था कि अगर आपने मुझे हटाया तो ये मईशत जो है वो धड़म से नीचे गिर जाएगी और मईशत जो है वो कंट्रोल नहीं होगी। तो फिर देख लें क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इसका एक बड़ा फैक्टर थी ना, और अभी भी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए थी। जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्टर होती है इकोनॉमी के अंदर और हुकूमत के मामलात को चलाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये हुकूमत आई, वो तो एक वोट से मुंतखब होकर हुकूमत आई थी। ये लोग किस तरह हैं, सारे इकट्ठे होके जो सारी जिंदगी एक दूसरे के खिलाफ सियासत करते रहे, इनकी मंशूर, इनकी मौशी पॉलिसीज वो एक दूसरे की जिद हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये सारे इकट्ठे हुए में तो ये जो मरबा बना हुआ है चूं चूं का, उसी का नतीजा अब हमारे सामने है। सही। अच्छा, ये जो फैटेफ से हम निकलने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर होगी और जो हमारे सरमायाकार हैं उनको एक एतमाद मिलेगा, उनको ट्रस्ट मिलेगा? देखें, इससे इंटरनेशनली भी ट्रस्ट मिलेगा लोगों को, इसलिए कि बहुत सारे इसमें ऐसे चीज़ें होती हैं जब इंटरनेशनली आप बिजनेस करते हैं तो उन लोगों को भी एक तरह से सिक्योरिटी मिलती है कि इस मुल्क के जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनके ऊपर जो ओवरसी है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। खुदा न खास्ता ये ना हो कि हम किसी कंपनी से डील कर रहे हैं, बाद में पता चले वो किसी गलत किस्म की फाइनेंसिंग में या मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फैटिफ की, उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो फ़ायदा है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि अभी अक्टूबर में उनकी टीम इधर आएगी, वो देखेगी, पाकिस्तान के अंदर जायजा लेगी और उसके बाद उसको वो फाइनलाइज करेंगे। लेकिन ये उनकी एक रूटीन का काम है। माल्टा में भी उन्होंने इसी तरह किया था, पहले जाके दौरा करते हैं, उसके बाद वो फाइनली ग्रे लिस्ट से निकालते हैं। लेकिन इस सारे अमल के दौरान 7 से 8 महीने लगेंगे जब हम फर्क महसूस करना शुरू करेंगे, जहां से फिर हमारी इकोनॉमी को भी उसका फायदा हो। सही, बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर IMF का मुआहिदा कब होने जा रहा है और क्या क्या रुकावटें इस वक्त हायल हैं, इस पर बात करेंगे। स्टे ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। मिफ्ताह इस्माइल जो हमारे वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने कहा है, उन्होंने ये उम्मीद दिलाई है कि IMF के साथ जल्द ही मुआहिदा होने जा रहा है। तनख्वाहों के मामले पर उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि कोई डेडलॉक नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उनके एग्जीक्यूटिव अलाउंसेस बढ़ा दिए गए हैं और कुछ जो एलीट की सब्सिडीज़ हैं उनको कम नहीं किया गया। इस वजह से जो IMF है उसके मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। लेकिन इस वक्त जो मिफ्ताह इस्माइल हैं उन्होंने इस चीज़ को वाज़े कर दिया और उनकी एक अहम मुलाकात भी हुई है कुछ दिन कबल
मिफ्ता इस्माइल और आयशा गौस पाशा की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ, और उन्होंने ये भी कहा है कि IMF की बहाली के लिए अमेरिका से उन्होंने मदद भी तलब की है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमी एक्सपर्ट शकील रामे साहब। शकील रामे साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शकील साहब, IMF ने अभी तक जो अपनी मुआशी और जो मालियाती पॉलिसियां हैं उसके हवाले से जो मेमोरेंडम शेयर किया जाता है वो भी शेयर नहीं किया, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जुमेरात तक शेयर किया जाना चाहिए था। और जो स्टाफ सतह के मुज़ाकरात होते हैं उनकी बुनियाद होता है, और इसके बगैर हम जानते हैं कि IMF जो है वो इसके बगैर दस्तखत भी नहीं करता है। तो अभी तक ये मेमोरेंडम भी हमारे साथ शेयर नहीं हुआ है। इससे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये क्यों शेयर नहीं किया गया? देखिए, अभी तक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी या उनकी डिमांड्स थी, मुझे लगता है कि अभी तक वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। कि जिस तरह उन्होंने कुछ किया था, मतलब इस बजट में भी जो उन्होंने चीज़ें बातें की थी कि हम किस किस सेक्टर को रिलीफ देंगे, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर और सैलरी को। और सैलरी में एक बड़ा मज़े का काम हुआ जो कि बहुत डिस्कशन में नहीं आ रहा, कि जो एक तो ये किया, जो पहले मुख्तलिफ किस्म के 4 अलाउंसेस दिए जा रहे थे कि इसको ब्यूरोक्रेसी को उनको मर्ज करके बेसिक में शामिल कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब तमाम की तमाम री कैलकुलेशन होगी, उनका हेल्थ के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उनकी गाड़ियों का जो फ्यूल है या दूसरी चीज़ें हैं, अब दोबारा रीबेसिंग होगी। और उनके डेफिनेट बात है, अब उनकी बेसिक बढ़ गई है तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। वो दूसरी जो चीज़ की थी, उन्होंने एग्जेक्टिव अनाउंस दिया था सीनियर ब्यूरोक्रेसी को। अब वो पता करना पड़ेगा वो कितना है, तो उसको देखने की जरूरत है। और मेरे ख्याल करते हैं ऐसी जो चीजें हैं वो IMF को पसंद नहीं आई। एक चीज दूसरा जो है कि अब देखें कि जो एलीट क्लास है उसकी यानी कि सब्सिडीज पे कोई हमें बड़ा कट लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैसा अभी मैंने बात की कि एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया है बड़ी सीनियर ब्यूरोक्रेसी को, इस तरह हम देख रहे हैं कि अभी भी कैबिनेट में एक्सपेंशन हो रही है। कैबिनेट के अलावा गवर्नमेंट के दूसरी चीजों में भी एक्सपेंशन हो रही है। फिर इसी पे कोई जिन्होंने कहा जी कि हम 30% अपना 40% अपना पेट्रोल कम कर देंगे, तो ये तो ऐसा लगता है हम पे एहसान कर रहे हैं, हालांकि ये हम पे बोझ है, तो वो प्रेजेंट इस तरह कर रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोल की प्राइसेस भी हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा बढ़ा दी हैं, और साथ ही साथ जो सब्सिडी है वो कम करने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये भी तो इसके पैरेलल ये भी तो काम हो रहे हैं। तो इसकी बुनियाद के लिए है, जो गरीब के लिए है, तो वो सारे मुश्किल फैसले हैं, बिल्कुल मुश्किल, जिसका उस पे इम्पैक्ट जो गरीबों के लिए, जो कि अमीरों के लिए वो मुश्किल फैसले अभी नहीं हो पा रहे। मतलब हम जिस तरह लास्ट ईयर देखा था कि 1.7 ट्रिलियन की जो पाक रुपीज की सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने एलीट क्लास को, इस साल भी 1.7 से ज्यादा ही की देंगे। इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग अभी स्टोरी ब्रेक हुई थी कि पिछले साल जाके ऑन एवरी ईयर कि 1.2 ट्रिलियन के जो अमीर क्लास है या ये एक दूसरे को तोहफे दे देते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी कि ये कैसे इतने तोहफे देते हैं एक दूसरे को। तो वो बाद में ये पता चल रहा है कि यानी कि असल में वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती थी। जब वो तोहफों की सूरत में आते थे उन पर टैक्स नहीं लगता था। इसलिए अब गवर्नमेंट ने ये करने की कोशिश किया कि शायद अभी उसमें रिवीजन आए, कि रिश्तेदार को डिफाइन करने में रिवीजन आए। अभी तो एक्सटेंडेड फैमिली तक चले जाते थे ना रिश्तेदार, जिनको हम कहते थे वो तोहफे ले सकते हैं। तो जो जब तक देखिए ये चीजें नहीं कंट्रोल में होंगी, स्पेशली इस तरह की चीजें, तो मेरा नहीं ख्याल करता कि IMF जो है कि हम पे माहदा करने की तरफ जाए। मगर आज जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब है वो फरमा रहे थे कि शायद एक आधे दिन में अभी उनको उम्मीद होगी है कि हमारा प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा, और इस तरह जो आप डॉक्यूमेंट बता रहे हैं वो भी शेयर हो जाएगा, फिर दूसरे माहदे के तरफ चल पड़ेंगे। साहब ने वैसे भी और आयशा गौस पाशा जो है उन्होंने अमरीकी सफ़ीर से जो डोनाल्ड ब्लूम है उनसे मुलाकात भी की है, और IMF की बहाली के लिए मदद भी तलब की गई है उनसे। देखिए, ये पहली दफा नहीं हो रहा। लास्ट टाइम भी जब जो हमारे टीम शौकत तरीन साहब और दूसरे गए हुए थे शेंडिंग में, तो वहाँ जिस डोनाल्ड लू का जिसका जिक्र करते हैं कि उन्होंने पूरी साजिश की है पाकिस्तान में, उन्हीं के साथ मिले थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए यानी कि वहाँ IMF के साथ भी बात की थी कि यानी कि उस वक्त इन्होंने इसको अप्रिशिएट किया था कि यानी कि उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की है इसको डील करवाने में। तो ये जो देखें, एक चीज ज़हन में रख लें, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन पे अमेरिका के पास वीटो पावर है। Exactly. और दुनिया के किसी मुल्क के पास वीटो पावर नहीं है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक के जो मेजर डिसीजन होते हैं इसके लिए चाहिए होते हैं 85% वोट्स। और इस वक्त जो अमेरिका है उसके पास वर्ल्ड बैंक में 15.50% है, और जो IMF है उसमें है 16.50%। यानी कि पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए, अगर अमेरिका उसमें शामिल ना हो तो आपके 85% वोट नहीं बनते। तो इसके लिए यानी कि अदर वे अराउंड बड़े स्मार्ट तरीके से अपने पास वीटो रखा हुआ है।
तो इसलिए आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए इनके साथ बड़े ना यानी कि तहम्मुल और पेशेंस के साथ और वाइजली चलना पड़ता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा ये वतीरा रहा है कि पॉपुलर पॉलिटिक्स की वजह से हम ये देखें इनके साथ भी तलका खराब कर लेते हैं। तो कहीं उनसे ना कहीं कहते हैं आप समझते हैं कि जो अभी इमरान खान बयान दे रहे हैं बार बार अमेरिका के खिलाफ या जो बैरूनी साजिश का जिक्र कर रहे हैं, उसका भी ये इम्पैक्ट है कि जो IMF के माहिदे की बहाली में रुकावट बना हुआ है और जो एक ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। अभी आपने कहा कि हमारे इनके साथ मामलात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए, ख़ासतौर पर जो हमारी इकॉनमी है उसके हवाले से। तो इसके कुछ नहीं, impacts एक चीज तो याद रखें, IMF कभी भी आपकी इकोनॉमी को सीधा नहीं होने देगी। मगर हम फंस उस मुश्किल में गए हैं अपनी नाअहल गवर्नमेंटों की वजह से, यानी कि जो कि पिछले 40 साल से हम पे मुसल्लत हैं, 30-40 साल से हम उस स्टेज पे आ गए हैं। अब उनके बगैर हम आगे नहीं चल पा रहे, उनकी मदद के बगैर। अब ये है कि एक आपको पता है ये बंदा आपको तरक्की नहीं करने देगा, मगर आप फंस वहां जाते हैं कि उसके बगैर आप चल भी नहीं सकते। तो ये जहां आके फंस चुके हैं हम। तो उसमें आगे इस सिचुएशन से निकलने के लिए अक्लमंदी जो ये चाहिए कि हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए और अमल से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस टाइम को बाय इन करके हमें अपनी दूसरी जगहों पे जाने की अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने की कोशिश करनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ना तो हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम अपना मुंह बंद कर रहे हैं, ना हमने जो यानी कि जो जिसके दिल FATF की भी बात कर लें आप। मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ कि हम बयानबाजी का हमें कितना शौक है। इस पे किस बंदे ने या किस इंस्टीट्यूशन ने क्रेडिट नहीं लेने की कोशिश की। अब हो क्या रहा है, क्रेडिट गेम से बढ़ के अब जो आगे बात आना शुरू हो गया, ब्लेम गेम शुरू हो गया है। अच्छा तुम वैसे ही हो, तुम मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, तुम मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, तुम्हारी वैसे ही हुआ, तुम्हारी वैसे ये हुआ। अब इनको ये एहसास नहीं है कि कल को FATF दोबारा कहेगी कि जनाब आपके तो वजीर और मशीर जो सारे थे जो मैं नेगोशिएट करते रहे, जहां आप करने आए हैं, आप तो खुद कह रहे हैं कि हमारे लोग ये काम गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, तो हम आपकी बात कैसे मान लें कि आपने जो हमें फ्रेमवर्क दिया आप इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यानी कि हमें ये समझना चाहिए क्रेडिट गेम को और चीजों के लिए रख लें, मगर जहाँ आपका कोर एक इंटरेस्ट होता है नेशनल, वहां आप चुप कर जाए। जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट होता है वहां पर अपने ये जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है वो नहीं होनी चाहिए। Until unless कि आप उस मुश्किल वक्त से निकल आए, फिर आप अपने लगे रहे एक दूसरे को जो करना है करते रहे। हमारे ये हो नहीं पा रहा है। मैम सही। अच्छा, अब शकील साहब, पाकिस्तान को जो चीनी IPP से मुज़ाकरात करके उनसे रियायतों का मुतालबा भी कहा जा रहा था कि किया जाए कि जो चीनी हैं वो आपको जो आपके CPEC के जो साथ जो मुआहदे हैं उनको रीनिगोशिएट करे, ये भी कहा जा रहा था। लेकिन अभी जो IMF है, अगरचे कि उसने पूरी तरह से इनकार नहीं किया है, लेकिन उसने ये कहा है कि हमने मुज़ाकरात पर इसरार नहीं किया कि आप जो है वो चीन के साथ ऐसे मुज़ाकरात करें। तो क्या ये वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है कि जिसकी वजह से मतलब जिन पे जो हमारी बैरूनी अदायगियाँ हैं उनमें वो भी एक अगरचे कि ये एक बड़ा हिस्सा है जो हमने पेमेंट्स करनी होती हैं और इन पर IMF की नज़र है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चीन के साथ जो हमारा लेन देन है या जो हमारे प्रोजेक्ट्स वाले मामलात हैं या CPEC के खुसूसन मामलात हैं कि जहाँ पर जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं चीन को और पाकिस्तान को कंटेन करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं ये वाले फैक्टर्स भी हैं कि वो ऐसे पॉइंट्स पर हमारे ऊपर प्रेशराइज कर सकता है। देखिए, वो तो अमेरिका का एक ओपनली एक क्या स्टांस है, वो कुछ छुप छुपा के नहीं करता। वो तो हमें बड़ी देर से कह रहा है कि CPEC से निकल आए, उसके हाईएस्ट लेवल पे हमें कन्वे किया गया है कि निकल आए। अब देखिए, यहाँ तक IPPs की बात है तो पहली बात हमें ये मदद रखने की जरूरत है कि IPPs ने जो माहदे किए हैं वो पर लैंड ऑफ पॉलिसी के मुताबिक किए हैं। आन के उन्होंने कोई पॉलिसी चेंज नहीं करवाई पाकिस्तान में, ये उन्होंने उसी पॉलिसी में माहदे किए हैं कि जब 1994 की पावर पॉलिसी थी उसके थ्रू बाकी तमाम कंपनीज ने माहदे किए थे, चाहे वो पाकिस्तानी थी या बाहर की कंपनी थी। तो चाइनीज ने भी उसी पे किए हुए हैं, तो चाइना का कोई डिफरेंस तो है नहीं है। अब ये तो अगर तो उन्होंने अलग से किए होते कि पॉलिसी चेंज करवा के, तो हम कहते हैं हाँ जी आप पॉलिसी चेंज करवाई थी तो अब इनको रिवर्सल कर लो। उन्होंने अपनी पॉलिसी फॉलो की जो आपके मुल्क में पॉलिसी थी। एक चीज। दूसरा, अब देखें कंटेक्स्ट देखें, उस वक्त जब चाइनीज पाकिस्तान में आ रहे थे 14-15 में, आप देखें टेररिज्म अरूज पे थी, हमारे लोग मर रहे थे, शहीद हो रहे थे, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। आपके लिए हैरानगी होगी कि हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिहेबिलिटेट कराने के लिए हमें $1.2 बिलियन चाहिए था, क्योंकि हमने नेटो सप्लाई लाइन दी हुई थी और ट्राले बड़े थे तो हमारे रोड उस क्वालिटी के नहीं थे, तो वो तबाह हो चुके थे, वो भी कोई नहीं दे रहा था। इतने मुश्किल हालात में चाइना की कंपनियां पाकिस्तान में आई कि जहां पर यानी कि लाइफ की भी थ्रेट थी, यहाँ पर यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशन भी ठीक नहीं थी, सारा कुछ था। अब क्या हम उनको ये नाम देंगे कि आप बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे हैं, बाकी IPPs के तो हमने ठीक है जो किया हम आपको नहीं छोड़ेंगे।
तो ये एक बड़ी ना इलॉजिकल सी बनती है। सही, बहुत शुक्रिया। शकील रामे साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आसिफ अली जरदारी अगली हुकूमत बनाने के लिए पुरुमीद हैं और इस वक्त वो खासे मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। पार्टी की जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं क्योंकि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त हुकूमत में है, चूँकि हुकूमत का हिस्सा हैं और वो हुकूमती जिम्मेदारियों को निभाने में इस वक्त पेश नज़र आ रहे हैं। लिहाजा जो पार्टी की जिम्मेदारी है वो जरदारी साहब के कांधों पर आ चुकी है और जरदारी साहब बहुत एक्सपर्ट हैं पार्टी को मुनज़्ज़म करने में। और हम ये देखना चाहते हैं कि पंजाब में किस तरह से ग्रास रूट लेवल पर काम होता है, क्योंकि अगले इलेक्शंस जो हैं वो नज़दीक हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद हैं और मुतहर्रिक हो चुके हैं और उन्होंने ये भी बयान दिया है कि वादा करता हूं कि आइंदा गवर्नमेंट जो है वो हमारी होगी और पूरा शेयर लेंगे। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान बिलावल भुट्टो, जुल्फ़िकार अली बदर साहब। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुल्फ़िकार साहब, आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बड़े मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, अगली हुकूमत बनाने के लिए पुरुमीद भी हैं। वो कह रहे हैं कि आइंदा हुकूमत जो है वो हमारी होगी और हम पूरा शेयर लेंगे। तो इस हवाले से पंजाब में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है पीपल्स पार्टी को, ग्रास रूट लेवल पर तंजीम साजी की ज़रूरत है। तो उस हवाले से क्या इस वक्त तक आप क्या मेजर्स ले रहे हैं? तो ये जो आपका क्वेश्चन था ना, बड़ा पर्टिनेंट है। जरदारी साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज एक दिया है कि आइंदा हम जो हुकूमत है वो भरपूर तरीके से बनाएंगे और हमारा पूरा शेयर होगा। जब वो पूरे शेयर की बात करते हैं तो इसके अंदर के हुकूमत भी होगी और हम डिसीजन मेकर भी हम होंगे, क्योंकि अभी देखें, अभी एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है और इसके अंदर बहुत सारी एलाइज पार्टीज हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के अंदर उन लोगों का ज्यादा रोल है और पीपल्स पार्टी के पास मखसूस मिनिस्ट्रीज हैं जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। महकमों के अंदर सेक्रेटरी या कोई और बंदा भी करना हो तो वो भी प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है, वो करते हैं। तो कल को जब हुकूमत अपनी आए और डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज जो आपका सवाल था कि पंजाब के अंदर, देखिए पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है और ग्रास रूट पे लाहौर की तंजीम को, पंजाब की तंजीम को लोगों से अपने रवाबित बढ़ाने हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर मौजूद हैं, सिर्फ उनके साथ आपने इन लिंक होना है। जब आप एक दफा उनके साथ लिंक हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को उससे स्ट्रेंथ मिलेगी, उससे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर आए हैं। वो लाहौर की लीडरशिप के साथ और ओहदेदारों के साथ और पंजाब के ओहदेदारों के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे मामलात को हल कर सकते हैं, कैसे चीजों को एड्रेस कर सकते हैं, इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं और कैसे कल को क्या ऐसे इक़दाम किए जाए इन सारे प्रॉब्लम्स की रोशनी में कि पीपल्स पार्टी कल को ग्रास रूट पे कामयाबी हासिल करे, लोगों को बाहर निकाले और इलेक्शन जीते। सही, तो मैं समझता हूँ उनका यहाँ पे होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्जैक्टली, उनका होना यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। जुल्फ़िकार साहब, एक साल रह गया है गालिबन इलेक्शन के लिए भी, अगले साल इलेक्शन हो जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि इस दौरान में जो पंजाब में काम होना है, जो तंजीम साजी होनी है, वो मुकम्मल हो जाएगी? जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब मुतहर्रिक हुए हैं और इसमें बिलावल साहब भी बड़े बार बार फॉलो अप करते रहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से फॉलो अप करते रहे और ओहदेदारों को बैकअप करते रहे तो काफी हद तक चीजें बेहतर हो सकती हैं। और इसमें लीडरशिप का राब्ते में आना ओहदेदारों के साथ और उनको मोटिवेट करना कि आप ग्रास रूट पे जाके तंजीम साजी करें, तो इससे चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। सही। तो जुल्फ़िकार साहब, इस वक्त जो महंगाई हो रही है, इस वक्त आप हुकूमत का हिस्सा हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी सियासत पर पड़ेगा और अगले इलेक्शन पर पड़ेगा? जी, महंगाई तो बहुत ज्यादा है और बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है इस हुकूमत के लिए, ये जो नेशनल यूनिटी की गवर्नमेंट है, क्योंकि ये जो इमरान खान साहब ने एक IMF के साथ एग्रीमेंट किया था, ये सारा उसका इम्पैक्ट है।
और ये मुश्किल हालात के अंदर हुकूमत तो ले ली है कि चीजों को बेहतर कर सके, लेकिन बेहतर करने में थोड़ा सा पुराना जो एग्रीमेंट है उसी की शिकों को इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है और उससे मजीद महंगाई बढ़ रही है। आइंदा जो हालात बनेंगे उसके अंदर इसका इम्पैक्ट तो आएगा, इसका आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मजीद 5-6 माह के अंदर अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस मुल्क में आ गई तो उसका फायदा होगा आइंदा इलेक्शन में। अगर सूरत हाल ऐसी हुई तो उसका नुकसान होगा, उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन ये इस मुल्क और इस मुल्क को के अवाम को प्रॉब्लम से इस मुल्क में अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने के लिए इस हुकूमत ने आईनी और कानूनी तरीके से खान साहब को घर भेजा था और हुकूमत में आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़े से अरसा लगेगा लेकिन चीजें बेहतर हो जाएंगी। सही। तो अभी जो आलमी सतह पर पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो कम हुई हैं, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल इसकी कीमतें जो हैं वो थोड़ी सी कम होंगी पाकिस्तान में भी? जी, ये मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ना, उसको पेट्रोल की प्राइसेस को नीचे आने में और मामलात होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सही। लेकिन जब तक प्राइसेस बहुत ज्यादा स्लैश डाउन ना हो जाए उतनी देर मैं नहीं समझता कि यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आएंगी, उतनी देर ऐसे ही रहेंगी। और इन हालात के अंदर अगर पेट्रोल की प्राइसेस को मेंटेन भी कर लिया और इस मुल्क के अंदर महंगाई को कंट्रोल भी कर लिया तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सही। जुल्फ़िकार साहब, मैं पार्टी पॉलिसी के हवाले से बात करना चाह रही थी कि मुझे ये मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि इस वक्त जो इल्ज़ामात की सियासत है, पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ सियासतदान का कसूर है, जो आपके ऑपोजिशन में होते हैं उनका कसूर होता है, तो ये इल्ज़ामात की सियासत को बंद किया जाए और बैठकर जो पार्टी पॉलिसी है उसको डिस्कस किया जाए और उसका एक ट्रेंड सेट किया जाए ताकि आवाम के अंदर भी एक शऊर आए कि वो पार्टी पॉलिसी पर बात करें, वो कारकर्दगी पर बात करें, वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बात करें और वो जो अपनी एक पार्टी पॉलिसी बनाएं वो ऐसी बनाएं कि जिसमें जो जब जलसे जुलूसों में अवाम के पास जाएं तो उनके साथ कुछ वादे वईद करें, उनको कहें कि हम ये करेंगे, फ़लाँ सेक्टर में हम ये काम करेंगे, फ़लाँ सेक्टर में हम ये काम करेंगे, ताकि जो है वो लोगों को नज़र आए कि हमारे जो सियासतदान हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं और क्या ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो आपका है ना, दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज के ऊपर बिल्कुल बिलीव करते हैं कि हम जो भी पॉलिसी बनाएं वो एक तो अवामी और ग्रास रूट लेवल को फेवर करने वाली पॉलिसी हो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देख के बनाई जाए और इसमें जो करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए क्या चीजें इसके अंदर बेहतरी हो सकती है उसको मद्देनजर रखते हुए उस पॉलिसी को बनाया जाए। सही, अवाम के मफाद में पॉलिसीज बनाई जाए। जी, और जैसे खारजा पॉलिसी है या इकोनॉमिक पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी है या कोई भी पॉलिसी है, उस सबको मद्देनजर रख के देखते हुए बनाया जाए, न सिर्फ बनाया जाए बल्कि अवाम के साथ शेयर भी किया जाए। कार साहब, वक्त मेरे पास कम है, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।